नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं समसामयिकी घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक योजनाओं के बारे में बात की और अभी योजनाएं समाप्त नहीं हैं, उस सेशन को हम लोग दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग उसको नोट्स बना के अच्छे से रिवाइज करके पक्का रखिएगा। थोड़ा सा पॉज दिया है मैंने आप लोगों को ताकि योजनाओं के संदर्भ में आपके पास ज़्यादा बर्डन ना आ जाए। ठीक है, अब एक नए फ्रेश टॉपिक की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, एग्रीकल्चर। और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर एग्जाम में, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, लेखपाल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, बाकी हर प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने को आते हैं। एग्रीकल्चर गाइज, ये आपके टॉपिक का नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें, कैसे नोट्स बनाने हैं, एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए, अगर भारतीय कृषि, कुछ फैक्चुअल पॉइंट है जो मैं चाहूँगा आप लोग ध्यान रखें। भारतीय कृषि का इतिहास की अगर बात करें, किसने लिखा है, तो MS रंधावा है। इनका पूरा नाम है मोहिंदर सिंह रंधावा। भारतीय कृषि के इतिहास की बात हो रही है तो MS रंधावा, मोहिंदर सिंह रंधावा हैं जिन्होंने भारतीय कृषि का इतिहास लिखा है। तो पहला पॉइंट आप लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे कि भारतीय कृषि का इतिहास जिन्होंने लिखा उनका नाम है MS रंधावा। ठीक है, उसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार, जैसे आप एक प्रश्न देखते हैं कि भारत में, देखिए प्रश्न क्या पूछा जाता है कि भारत में उत्तर प्रदेश कृषि शब्द देखने को मिलता है। और कृषि को हम लोग शस्य के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शस्य, है ना। कृषि को शस्य भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा कि भारत में उत्तर प्रदेश कितने कृषि शस्य यानी जलवायु प्रदेश में बटा हुआ है, जलवायु प्रदेश में बटा हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न देखने को आता है। अब यहाँ पर जरा एक चीज समझिएगा कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं गाइस? 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ये पूरे भारत के संदर्भ में बात हो रही है। पूरे भारत की अगर बात करें तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, 15 शस्य जलवायु क्षेत्र हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में बटा है, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आपका आंसर हो जाएगा 9, यानी सबसे ज्यादा कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। ये आंसर आपको ध्यान रखना है। और ये सेम टू सेम प्रश्न लेखपाल परीक्षा ही नहीं, कई परीक्षाओं में देखने को मिला है। ठीक है, तो और नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बटा है, तो आपको आंसर ध्यान रखना है 15। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझिए कि भारत को 20, यहाँ का ध्यान रखना है, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं? तो 20 आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में बोलते हैं एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। ठीक है, और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र में बांटा गया है। अगर कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की बात की जाए तब आपका आंसर हो जाता है 20, और अगर उप क्षेत्र की बात की जाए तो 60 उप क्षेत्रों में इसको रखा गया है। यहाँ पे आप लोगों को ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके साथ में एक ये प्रश्न आप लोग बादल बना के नोट करेंगे जहां से प्रश्न देखने को डायरेक्ट आया हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग बिल्कुल जीरो से लेके चल रहे हैं, अभी थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं हम लोग। समझिएगा कि देखिए, जो वर्गीकरण हुआ, यहाँ पे आपने देखा 20, 60, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, है ना। अब यहाँ पे जरा समझिएगा कि ये वर्गीकरण किसके आधार पे हुआ है। ये आपको फैक्चुअल पॉइंट ध्यान रखना है। मिट्टी, जलवायु, प्राकृतिक और औद्योगिक परिस्थितियों के आधार पे ये वर्गीकरण कहीं ना कहीं देखने को मिला है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान रखें कि अब नेक्स्ट पॉइंट आपको थर्ड पॉइंट मेंशन करना है कि पी सेन गुप्ता और GS दयाक ने भारत को, इनके अनुसार क्या है, इन्होंने भारत को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है? 4 दीर्घ यानी मैक्रो और 11 बड़े यानी मेगा और 60 लघु यानी माइक्रो कृषि क्षेत्रों में बांटा है। एक सिंपल सा प्रश्न आपके सामने आ सकता है GS दयाक, और उसके संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है कि GS दयाक या पी सेन गुप्ता के अनुसार कितने लघु कृषि क्षेत्र हैं। लघु क्षेत्र की बात हो रही है तो आपको आंसर करना है 60। ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि पी सेन गुप्ता और GS दयाक के अनुसार कितने बड़े कृषि क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 11। ठीक है जी, कैसा भी प्रश्न आपके सामने फैक्चुअल रहे वो आपको ध्यान रखना है। अब कृषि से संबंधित हम लोग बात कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन में बात कर रहे हैं, तो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है।
और भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बना है? नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, यानी भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बना है कब? डेट याद रखनी है गाइस, मैं जैसे ही मैंने आपको बताया हुआ है, जो डेट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे मेंशन करता हूँ वो आपको छोड़नी नहीं है। देखिए इसकी स्थापना हो रही है 17 नवंबर 1960। 17 नवंबर 1960 कहाँ है? उत्तराखंड के पंतनगर में। कहाँ है गाइस? पंतनगर में, उत्तराखंड के पंतनगर में आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखें वर्तमान में इसका नाम, मैं इसको इरेज कर दूं पहले, वर्तमान में इसका नाम, नेक्स्ट पॉइंट बना के मेंशन करेंगे आप लोग कि वर्तमान में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय कर दिया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि वर्तमान में इसका नाम क्या रखा गया है, तो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय, जिसको पहले किस नाम से जाना जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, पहले इसको जाना जा रहा है उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जा रहा है। ये वर्तमान में कहाँ है? क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पहले एक ही थे, आप लोग जानते हैं। 9 नवंबर वर्ष 2000 को ये दोनों अलग हुए, यानी उत्तराखंड अलग बना दिया गया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड क्षेत्र से अलग हुआ। उसके बाद ये रीजन पंतनगर रीजन उत्तराखंड में है, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ चला गया। और वर्तमान में इसका नाम क्या रख दिया गया है? वर्तमान में इसका नाम रख दिया गया है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके द्वारा होता क्या है? इस यूनिवर्सिटी के द्वारा, इसके द्वारा जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया है। गोविंद वल्लभ पंत और कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के द्वारा क्या किया गया है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जीरो टिल बिल है ना, और उद्योग उर्वरक ड्रिल का विकास इसके अंतर्गत किया गया है, ठीक है। ये तो यूनिवर्सिटी से संबंधित एक फैक्चुअल प्रश्न आता है जो आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड के पंतनगर में, डेट के साथ आपको याद रखना है, एक बार फिर से देख लीजिए, 17 नवंबर 1960 उत्तराखंड के पंतनगर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग मेंशन कीजिएगा कि खाद्य एवं कृषि संगठन, देखिए यहां से भी प्रश्न आते हैं के मानकों के अनुसार खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण के समय 14% तक सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। देखिए ये प्रश्न डायरेक्टली आपके सामने आया हुआ है। यहाँ पे क्या पूछता है, ध्यान से समझिएगा कि खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए जब हम भंडारण करते हैं तो कितने % उसमें नमी होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि पूरा सूखा ही रहे और ऐसा भी ना हो कि नमी की प्रतिशतता बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, 14% तक सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। और ये किसके अनुसार है? फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन के मानक के अनुसार ये आंकड़ा कितना डिसाइड किया गया है? 14%। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद कृषि में युग्म पैदावार की बात करें तो एक फसल, देखिए एक फसल वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल, ये कृषि में युग्म पैदावार की बात हो रही है कि यानी हम लोग फसल चक्र को फॉलो कर रहे हैं कि एक हमने फसल उगाई। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि मिट्टी की उपजाऊपन, यानी जो मिट्टी जो उपजाऊ है उसकी उपजाऊपन को बनाया रखा जा सके। अगर हम आलू की ही खेती लगातार कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो मिट्टी कहीं ना कहीं अपनी उपजाऊपन को खोती रहेगी, है ना। आप ही एक ही प्रकार का भोजन डेली करेंगे तो आप भी उससे बोर हो जाएंगे, आपका मन नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं आपकी सेहत में भी वो सुधार नहीं दिखेगा। तो आप भी बदल बदल के खाना खाते हैं, है ना। तो एक फसल वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना क्या है? कृषि में युग्म पैदावार, ये इसके अंतर्गत करना है। अच्छा, अगला टर्म जो है गाइस, यहाँ से भी प्रश्न देखने को आता है। अगला छोटा सा हेडलाइन देंगे, मिश्रित कृषि। छोटा सा हेडलाइन लिखिएगा, मिश्रित कृषि। ये समय रेज कर दे रहा हूँ। देखिए मिश्रित कृषि, इसमें समझिएगा। अब मिश्रित कृषि का मतलब क्या है? सबसे पहले कृषि का मतलब समझिए आप लोग। कृषि में केवल खेती करना ही नहीं है, कृषि के अंतर्गत खेती करना भी है, पशुपालन भी है, मत्स्य पालन है, कुक्कुट पालन है, पेड़ पौधे बागवानी लगाना है, ये कई सारी चीज़ें आती हैं। जब मिश्रित कृषि की बात हो रही है तो वो सारे कार्य तो करने ही है, और पशुपालन भी कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत ऐड हो जाएगा। तो यानी इसमें कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से है,
ठीक है, जिसमें जिसमें खेती से शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकता है। तो आपको शॉर्ट में जो ध्यान रखना है वो ये याद रखना है कि मिश्रित कृषि के अंतर्गत क्या प्रावधान है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, मिश्रित कृषि मतलब कि कृषि भी है और उसके साथ साथ पशुपालन भी हो रहा है, तो ये आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा, मिश्रित कृषि के अंतर्गत। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब उसके बाद बात करते हैं हरी खाद। बहुत जल्द हम लोग गाइस आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के ऊपर भी बात करेंगे, जहाँ पे आप लोग समझिएगा कि जो जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास के माध्यम से वो बिल्कुल बिल्कुल आपके परीक्षा पैटर्न के अनुरूप है ना। आप देखेंगे कि जो प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं वो सारे तो ऑलरेडी कवर हो ही रहे हैं, और जो संभावित प्रश्न हैं वो भी आपके कवर होंगे। अब जैसे मैं उदाहरण के रूप में बात करूं, हरी खाद, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। तो हरी खाद किसको बोला गया है, ध्यान रखिएगा, बोंडा है, बोंडा यानी जिसको लोबिया बोलते हैं, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी ऊसर में हरी खाद के लिए ये एक प्रमुख फसल मानी जाती है। कोई भी बंजर भूमि है, अगर वहाँ पे इसका बोंडा यानी लोबिया का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उपजाऊ हम उसको बना सकते हैं, है ना। अब इसके बाद बात करें शनई, ढैंचा, गंवार, यानी ये सब कहीं ना कहीं ऊसर ये जो खाद के रूप में है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अभी रिसेंटली खाद के रूप में सरसों को भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बोला गया है कि हरी खाद के रूप में सरसों को भी हम लोग ऐड ऑन करेंगे, ऐसा बोला गया है। बट अब ये यहाँ पे अभी फिलहाल ये नाम आप लोग याद रखेंगे कि बोंडा, शनई, ढैंचा, गंवार, ये सब क्या है, तो ये आपकी हरी खाद है। यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, आइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें, इसको मैं रेस कर दे रहा हूँ। अब जरा एक चीज समझिए कि भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य जो है, भारत में जो ठेकेदारी कृषि है उसको लागू करने में अग्रणी राज्य कौन है, पंजाब। ठेकेदारी कृषि का मतलब समझे, जो अभी आपने देखा कृषि कानून से संबंधित जो बिल आए थे जो कि अब कहीं ना कहीं निरस्त कर दिए गए हैं, तो वो पंजाब को ही ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रभावित किए, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं ठेकेदारी कृषि का कंसेप्ट चलता है, यानी एक पर्टिकुलर ठेकेदार डिसाइडेड है और वो जो भी किसान अपनी खेती कर रहा है वो सारा अनाज उसी पर्टिकुलर व्यक्ति को देगा, जो कि उस बिल में कहा गया कि वो किसी को भी दे सकता है ना। तो कहीं ना कहीं वो अब कई सारे चरण, कई सारे पड़ाव हैं उसके अंतर्गत, अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो पंजाब आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है, यानी भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य है पंजाब। ये आंकड़ा आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है हरित क्रांति के संदर्भ में। देखिए हरित क्रांति, अब यहाँ क्रांति का मतलब ये नहीं कि कोई लड़ाई हो गई, क्रांति का मतलब ये नहीं है कि कोई क्रांतिकारी संगठन बन गया, कोई यहाँ पे दल बन गया, कोई आतंकवादी गतिविधियां हो गई, ऐसा नहीं है। हरित क्रांति का मतलब है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया खाद्यान्न फसलों के संदर्भ में, सबसे बड़ा परिवर्तन। अब इसमें जरा एक चीज समझिए, हरित क्रांति में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव कौन सी खेती पे पड़ा, तो गेहूं की खेती पे पड़ा, है ना। और कौन सा क्षेत्र था, पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र था जहां पे इसका पड़ा। अब हरित क्रांति का कंसेप्ट क्या था गाइस, कि उच्चतम किस्म के बीज, यानी उच्च किस्म के बीज, उच्च किस्म के बीज, उस उच्च किस्म के बीजों को बढ़ावा देना। यानी जब भारत आज़ाद हो रहा है तो कहीं ना कहीं बैकबोन बिल्कुल टूटी हुई है, आप जान रहे हैं, और कृषि को प्राथमिकता देते हुए पहली पंचवर्षीय योजना में भी इसको रखा गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी कृषि को प्रावधान रखा गया कि कृषि को हम लोग आगे लेके चले। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, बेसिकली आपको ध्यान रखना है खाद्यान्न फसलों से है। अभी मैं आपको एक एक पॉइंट नोट करा रहा हूँ, खाद्यान्न फसल से है। सबसे ज़्यादा कौन सी फसल पे प्रभावित हुआ, तो गेहूँ, और उसके बाद है चावल, या आप धान कह सकते हैं, है ना। इसका रीजन कौन सा रहा, पंजाब और हरियाणा, जैसे कि मैंने कहा पंजाब और हरियाणा। अब एक चीज़ और समझिएगा कि जो उच्चतम किस्म के बीज हैं, जब इनको बोया जाएगा तो जाहिर सी बात है अच्छी पैदावार होगी, और अच्छी पैदावार होने के लिए उसको अच्छी मात्रा में सिंचाई भी चाहिए। तो पंजाब और हरियाणा ही वो क्षेत्र रहा जहाँ पे नदियों की प्रचुरता देखने को मिलती है। अब देख पाते हैं कि पानी की कोई समस्या नहीं है ना। तो वहाँ पे इस प्रकार की खेती, यानी इस प्रकार के बीजों का संग्रहण हो सका। जबकि दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पे हरित क्रांति का प्रभाव
उतना देखने को नहीं मिला, है ना। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। अब हरित क्रांति आप समझ गए किस चीज़ से संबंधित है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझे कि भारत में देखिए विश्व के संदर्भ में बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग है। देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग यानी अर्नेस्ट बोरलॉग। विश्व की बात पूछा जाएगा, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ये पूरा नाम है। और इनका जन्म हो रहा है 1914 में अमेरिका के आइओवा में। कहाँ हो रहा है? अमेरिका। बस अमेरिका ध्यान रखेंगे, ये भी चलेगा, ठीक है। और इन्होंने कहाँ काम किया? मैक्सिको में। कहाँ काम किया? मैक्सिको में काम किया। और गेहूं की उच्च उत्पादन वाली प्रजाति को ये लेके आए इस हरित क्रांति के अंतर्गत। गेहूं टारगेट था यहाँ पे। अगर गेहूं ऑप्शन में नहीं है, अगर प्रश्न आपसे पूछा गया है तो धान आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है जी। तो उसके अनुसार आप लोग अपना आंसर लगाएंगे। अब आइए, जो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं इनको वर्ष 2006 में भारत में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। तो कौन से व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण से नवाजा गया और विश्व के हरित क्रांति के जनक बोले जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, नॉर्मन ई बोरलॉग यानी नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग इनका पूरा नाम है, ठीक है। वहीं भारत के संदर्भ में बात करें तो हरित क्रांति के जनक देखिएगा, ये 1960 के आसपास का दशक रहा और 1914 में इनका जन्म हो रहा है, हरित क्रांति लेके आ रहे हैं, है ना। तो भारत के संदर्भ में बात करें तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। क्या नाम है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है जो भारत के संदर्भ में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं। अब जरा यहाँ समझिए, मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं। देखिए भारत में, देखिए आगे ना पॉइंट, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, है ना। और हरित क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, यानी अगर हरित क्रांति ऑप्शन में ना हो तो सदाबहार क्रांति आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो उसके अनुसार भी आप लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं, है ना। अब देखिए भारत में गेहूं की उच्च किस्म का विकास का जो पहला चरण रहा वो रहा, प्रथम चरण 1966 से लेके 1981। 1966 से लेके 1981 पहला चरण है, जहां पे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। देखिए कई बार लेखपाल परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया कि सबसे ज्यादा विकसित उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। आप चाहे तो एक पॉइंट बादल बना के लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र, सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है गाइस? तो आपको ध्यान रखना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है जी। और ये कहीं ना कहीं हरित क्रांति में भी आगे रहा। दूसरा चरण जो इसका सामने आता है वो है 1981 से 1995 और तीसरा चरण है 1995 से, और सर्वाधिक लाभ इसमें हुआ है गेहूं, और गेहूं के बाद हुआ है चावल, ठीक है जी। चावल ऑप्शन में ना हो तो धान मिलेगा, धान ना हो तो चावल, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लाभ हुआ है गेहूं। क्लियर है? उच्च किस्म के विकास के लिए गेहूं की पैदावार बढ़े, उसके लिए सिंचाई व्यवस्था चाहिए, और वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रीजन में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब कृषि से संबंधित अब हम लोग कुछ विभिन्न क्रांतियों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जहां से प्रश्न एग्जाम में देखने को आते हैं। बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट है गाइस, यहाँ से आपको चीजें समझनी होंगी, याद करनी होंगी, है ना। हो सकता है आप लोग भूल जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली देखने को आए हैं। अब कृषि के संदर्भ में जो क्रांतियां हो रही हैं, अब विभिन्न क्रांतियां एवं उसके संबंधित क्षेत्र, हेडलाइन दीजिएगा, विभिन्न क्रांतियां और उसके संबंधित क्षेत्र। अब जैसे हरित क्रांति आई, अब देखने को मिला कि यार ये तो बहुत अच्छा रिवोल्यूशन है, बहुत अच्छा परिवर्तन आया है, कृषि की पैदावार, गेहूं चावल की पैदावार बहुत अधिक हो गई है ना। तो अब अलग अलग क्षेत्र में रिवोल्यूशन हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक डेट आपको याद रखनी है कि 28 जुलाई 2000, वर्ष 28 जुलाई 2000 को नई राष्ट्रीय कृषि नीति लाई जा रही है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति लाई गई। अब इसके तहत क्या किया गया कि इंद्रधनुषी कृषि क्रांतियों की परिकल्पना की गई। इंद्रधनुषी यानी जितने रंग हैं इंद्रधनुष में,
उन सभी रंगों को कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत पिरोने का कार्य किया गया। नई कृषि नीति कब आ रही है, डेट याद रखेंगे, नई राष्ट्रीय कृषि नीति 28 जुलाई वर्ष 2000। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब पहली जो हरित क्रांति है आप लोग जानते हैं खाद्यान्न उत्पादन से है ना, जिसका संबंध कहीं ना कहीं गेहूं और धान कह लो या चावल कह लो। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ गया हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति नेक्स्ट लिखेंगे, इसका संबंध फल एवं सब्जी उत्पादन से है, फल एवं सब्जी उत्पादन। अगला है श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति का संबंध, श्वेत दूध सफेद होता है, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से। अब श्वेत क्रांति के जनक कौन है, ये प्रश्न कई बार आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक कौन है भाई, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है जी, श्वेत क्रांति के जनक कई बार एग्जाम में आता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन आपको ध्यान रखना है। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन में है, और भारत दूध के उत्पादन में इस समय नंबर 1 पे चल रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश दूध के उत्पादन में सबसे नंबर 1 है। आप चाहे तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में या दुग्ध उत्पादन में सर्वप्रथम है। आप इस पॉइंट को बना के जरूर नोट कीजिएगा। अब उसके बाद भूरी क्रांति, भूरी क्रांति का संबंध किससे है, उर्वरक उत्पादन से, यानी जो कृषि जो हो रही है, खेती हो रही है, उसमें खाद जो हमें इस्तेमाल करनी है, अच्छे उच्चतम किस्म की खाद हमें चाहिए, ताकि उसमें कीटाणु जो कीटनाशक चीज़ें पैदा हो जाती हैं उनको हटाया जा सके और फसल यानी जो भूमि है उसको भी उपजाऊ बनाया जा सके। तो भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। वहीं पे नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से है। अधिकांश बच्चे इसको भूल जाते हैं। भाई आप एक चीज़ ध्यान रखो यार, आपने देखा हुआ है पृथ्वी को, है ना, इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी नीली दिखती है, और नीली क्यों दिखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सागर है, सागर रूपी बेसिन है ना, और उसी सागर में मछलियां हैं, मछलियां यानी मत्स्य। तो मत्स्य नीली क्रांति यानी नीला पानी है, और मत्स्य पालन आप ध्यान रखेंगे इस तरीके से, उम्मीद करता हूं भूलिएगा नहीं। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य पालन से ही, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, अब एक बार छोटा सा रिकैप देखें। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल एवं सब्जी, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, इसके जनक हैं वर्गीस कुरियन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, और नीली क्रांति है मत्स्य पालन। ठीक है जी, ये कुछ क्रांतियां हैं जो एग्जाम में देखने को आती हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने नोट्स में अपडेट कीजिएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं, जरा समझें इसके बारे में। देखिए लाल क्रांति, भाई जो मांस और जो टमाटर है ये कहीं ना कहीं लाल होते हैं, ऐसे आप लोग इसको याद करने का, कनेक्ट बनाने का प्रयास करें। तो ये मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है कौन, लाल क्रांति। ठीक है जी, वहीं पे काली क्रांति, पेट्रोलियम जो उत्पादन है, जब उस कच्चा पेट्रोल आता है तो बिल्कुल काला होता है ना, और जब उसको परिष्कृत किया जाता है, उसका शोधन किया जाता है, तब जाके आप देखते हैं कि पेट्रोल का कलर अलग आता है। तो यानी काली क्रांति किसके संदर्भ में थी, पेट्रोलियम उत्पादन के संदर्भ में थी। वहीं पे गोल क्रांति, भाई गोल तो आलू होते हैं, ऐसे कनेक्ट करके, यानी आलू उत्पादन से संबंधित है। वहीं पे पीली क्रांति, सरसों, पीली सरसों है ना, सरसों पीली होती है, इस तरीके से आप लोग इसको कनेक्ट करें। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन उत्पादन से। ठीक है, वहीं पे गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति ये आपका झींगा, मछली या प्याज या मांस निर्यात से संबंधित है। कोई भी एक टर्म आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, झींगा मछली, प्याज या तो आपका मांस निर्यात से संबंधित है। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए ये 10 क्रांतियाँ मैंने आप लोगों के लिए रखी हैं, और यहीं से बार बार घुमा फिरा के प्रश्न आते हैं। लेखपाल की जो भर्ती की जो परीक्षा रही लास्ट टाइम, उसमें भी प्रश्न थे, और वो भी इसी के इर्द गिर्द यानी इसी के अंतर्गत प्रश्न सारे देखने को मिले थे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब ये थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस किया। अब अगर आपसे कोई कहे कि भाई ठीक है, काफ़ी चीज़ें आप लोग जान रहे हैं, अब आप ये बताइए कृषि कहते किसको है ना, कहीं ना कहीं आपको ये भी पता होना चाहिए। अब एक छोटा सा हेडलाइन देंगे, कृषि। अब देखिए, मनुष्य के द्वारा
भोजन के संसाधनों को जुटाने के लिए कार्य को कृषि कहते हैं। यानी जो भी कार्य भोजन के संसाधन को जुटाने के लिए किया जा रहा है उसको हम लोग कृषि कहते हैं। अब मैंने आपको बताया कृषि का मतलब केवल खेती करना ही नहीं है, ठीक है जी। आप ध्यान से सुनिएगा, भोजन के संसाधनों को जुटाने के लिए किया गया जो कार्य है उसी को हम लोग कृषि कहते हैं। अब इसमें देखिए पेड़ पौधे लगाकर उसकी देखरेख करना इत्यादि इसके अंतर्गत की जाती है। अब कृषि जो है, देखिए कृषि जो है ये आजीविका का प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है। आजीविका मतलब खाने पीने यानी अपने जीवन के निर्वहन के लिए प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है किसको? कृषि को। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कृषि विज्ञान के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पे आइए, देखिए कृषि विज्ञान भूमि पर फसलों के उत्पादन का एक क्रमबद्ध ज्ञान कृषि विज्ञान कहलाता है। भाई देखिए विज्ञान का तो मतलब ही है, विज्ञान का क्या मतलब है कि किसी भी विषय का, विज्ञान का क्या मतलब है? किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन, इसको नोट कीजिएगा आप लोग। किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान। किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। और जब वहीं कृषि विज्ञान उसमें जुड़ जाए तो आपको समझ जाना है कि भूमि पे फसलों का जो उत्पादन हो रहा है उसका क्रमबद्ध अध्ययन। वहीं पे जलवायु विज्ञान यानी जलवायु में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका क्रमबद्ध अध्ययन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी जो भी विज्ञान अगर कहीं जुड़ गया है तो क्रमबद्ध अध्ययन की बात हो रही है। कृषि की बात है तो भूमि पर फसलों के उत्पादन से संबंधित है। वहीं पे अब आपसे पूछा जाए कि कृषि के अंतर्गत किस किस को रखा गया है, तो अब आप लिखेंगे इसमें कि भूमि पर फसलों के उत्पादन यानी जो खेती की जा रही है, पेड़ पौधों के उत्पादन, वहीं मछली पालन, वहीं मानवीय प्रचलन को ही कृषि कहा जाता है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ तो इसके अंतर्गत खेती करना तो है ही है ना, पेड़ पौधे लगाना है, बागबानी जिसको बोलते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है जी। वहीं पे मत्स्य उत्पादन है, मत्स्य उत्पादन, ठीक है जी। वहीं पे आपका कुक्कुट पालन है। ये सारे कहीं ना कहीं कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो कृषि के अंतर्गत केवल खेती नहीं है, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी क्रम में आप लोग इसके नोट्स बनाइएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, कृषि विज्ञान की शाखाएं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो कृषि शब्द है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? शस्य नाम से भी जानते हैं। चाहे कृषि जलवायु क्षेत्र कहे चाहे शस्य जलवायु क्षेत्र कहा जाए, दोनों में आपको ध्यान रखना है कि एक ही मतलब है। अब कृषि विज्ञान जो हम लोगों ने जाना कि भाई कृषि विज्ञान के अंतर्गत भूमि पर फसलों के उत्पादन का एक क्रमबद्ध ज्ञान कृषि विज्ञान कहला रहा है। अब कृषि विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे शस्य विज्ञान यानी कृषि विज्ञान, इसमें क्या होगा? कृषि फसलों और मृदा प्रबंधन का अध्ययन करना। शस्य विज्ञान क्या है? कृषि की फसलों का उत्पादन का तो अध्ययन करना ही है, साथ में मृदा का भी अध्ययन करना है ताकि अगर उसमें कोई कमी है तो उसको हम लोग पूरा कर लें। जैसे आपने देखा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लॉन्च की गई, तो जो भी खामियां हैं उसी के संदर्भ में कोई ना कोई योजना लाई जाएगी ताकि उस समस्या का समाधान किया जा सके और ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सके। अब देखिए कीट विज्ञान। अब देखिए बार बार विज्ञान का अर्थ तो हमें नहीं जानना है क्योंकि हमें पता लग गया है कि विज्ञान का मतलब है कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन। क्लियर है? अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है? कीट विज्ञान, तो फसलों में कीट का लगना व उनके रोकथाम का अध्ययन। विज्ञान का मतलब अध्ययन, जो भी रोग लग रहा है कीट के संदर्भ में, कीट का लग जाना, उसके संदर्भ में कोई रोग हो जा रहा है, वो सब हम इसके अंतर्गत देखते हैं। आप देखेंगे कि कृषि के अंतर्गत फसलों में जो रोग होते हैं वहां से भी प्रश्न है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, है ना। फसलों के प्रकार, जिसमें फसलों की किस्म के ऊपर बात करेंगे, जिसमें पूसा राज, पूसा रूबी, पूसा रस राज, इस तरीके के प्रश्न लेखपाल भर्ती परीक्षा में देखने को मिले। तो आपको समझना होगा कि कहाँ से प्रश्न है, वो हम लोग अभी समझेंगे धीरे धीरे। आइए अगला देखें, पादप रोग, है ना। तो पादप रोग में आपको ध्यान रखना है, पादप रोग विज्ञान में, कि फसलों में लगने वाले रोग और उसके रोकथाम के उपाय का अध्ययन। पादप रोग इसी के नाम से ही आपको पकड़ लेना है, ठीक है। अगला देखें, मृदा संरक्षण विज्ञान। अब नाम से पता लग रहा है मृदा का संरक्षण, यानी मृदा का संरक्षण होगा कैसे?
मृदा को अपरदन से बचाना और उसकी उर्वरा शक्ति का एक क्रमबद्ध अध्ययन यहाँ पे करना है। अब जैसे लेखपाल भर्ती में जो प्रश्न रहा कि कौन सी मिट्टी है जो पौधों के द्वारा नहीं रोकी जा सकती, नहीं रोकी जाती है, तो आंसर हो जाता है बलुई मिट्टी। वो मृदा टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, बलुई मिट्टी है, ठीक है, बलुई मृदा। अब यहाँ पे जरा एक चीज समझे कि जो बलुई मृदा है बहुत रेतीली टाइप की होती है, जो पौधों की जड़ें हैं वो इसको रोक नहीं पाती, आप पानी डालेंगे ये बह जाएगी, है ना। यानी मृदा अपरदन कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें कि मृदा संरक्षण विज्ञान के अंतर्गत मृदा को अपरदन से बचाना और उसकी उर्वरा शक्ति का एक क्रमबद्ध अध्ययन है, ये आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग ध्यान रखेंगे। कृषि विज्ञान की शाखाओं के सेगमेंट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप लोग इनको नोट्स बना के रिवाइज रखिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं नहीं तो हमारी टीम रिप्लाई करेगी। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।